अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। पीएसएलए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कल हाई कोर्ट में मेरी एक पीएसएलए लगी है, वो भी बड़ी आप समझें कि हमारे आर्गुमेंट्स के लिए हैं। मतलब एपेलेंट के आर्गुमेंट्स हैं। मैं एपेलेंट की साइड से हूँ और तैयारी तो इसमें भरपूर की हुई है। पीएसएलए जो होती है, इसकी बड़े मज़े की बात ये होती है कि मैं आपको अगर ये दिखा दूँ, तो नाम अगर उनके मैं छुपा के ये देखें, पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील अंडर सेक्शन 417 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी। अच्छा, इसमें लीव टू अपील फाइल करनी पड़ती है, साथ में वो पूरा सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम होता है। लेकिन एनीवेज़ जो लोग फौजदारी करते हैं उनको इसका पता होगा। इसमें हमारा पॉइंट ये है कि हमने एक एफआईआर कटवाई और मैं आपको ये बड़ा ब्रीफली बताता हूँ क्योंकि मैंने अभी तैयारी करनी है, आप ये देखेंगे, ये सारी तैयारी हो रही है और बाकी अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने एफआईआर करवाई और वो एफआईआर के अंदर ये अगर मैं आपको दिखा दूँ, किधर गई है भाईजान? हुँ। हाँ जी, 447 और 379 की हमने एफआईआर करवाई, ट्रेसपास और थेफ्ट की। इन दोनों एफआईआरों में मतलब एक ही एफआईआर में 2 सेक्शन लगे। पहले तो हुआ ये कि हमने एफआईआर करवाने के लिए जब हमारे ये वक़ूआ हुआ, तो हम थाने गए और थाने में जब मेरे क्लाइंट गए तो पुलिस ने उनसे मिली भगत से कार्रवाई करने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार किया तो ये क्लाइंट हमारे डीपीओ के पास गए, डीपीओ ने वहाँ से इनकार किया तो डीआईजी के पास गए, फिर उसको फाइनली ये कहीं से कोई कर-कुर के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो आईजी के पास चले गए। आईजी ने मार की आरपीओ को, डीआईजी को। डीआईजी ने एसपी डिसिप्लिन को मार की और एसपी डिसिप्लिन ने इंक्वायरी करके कह दिया कि जी इनकी एप्लीकेशन है उसमें मवाद बनता है और जो पुलिस अफ़सर है डीएसपी और जो सब इंस्पेक्टर था एसएचओ, ये भी बता दूँ कौन सी जगह, बड़ागर, एसएचओ बड़ागर। उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी की, उसको एफआईआर देने का हुक्म कर दिया। उसने एफआईआर काटी और विदिन 6 मंथ्स मतलब 24/6 को एफआईआर कटी और 7-8 को एफआईआर उसने कैंसल कर दी, कैंसलेशन रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करा दी। आप ये देखें कि डिसिप्लिन पुलिस का किस तरह का है। अपने सीनियर अफ़सरों की इंक्वायरी होने के बावजूद जूनियर अफ़सर ने उसको एविडेंस ना होने के बाबत कैंसलेशन कर दी। एनीवेज़ हमने क्या किया, जो क्लाइंट ने मुझे बताया कि जो कैंसल हो गई है, मैंने कहा जी आपने तो सिफ़ारिश वगैरह भी कराई थी, उसके बावजूद कैंसल हो गई है, ज़्यादती भी आपके साथ हुई है। एनीवेज़ मैं उनको भी सही रूट पे मैंने कहा प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं, बजाए इसी के ऊपर हम जो है वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, रिविज़न में जाएँ, उससे बेहतर है हम प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल हुई, उन्होंने कंप्लेनेंट को बुलाया, उसका एविडेंस हुआ, कर्सरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई और वो प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट हुई और जो एक्यूज़्ड हैं, उनको समन कर लिया गया। एक्यूज़्ड एक डेट पे आया, उसने आके कहा जी मैंने वकील करना है, अगली डेट पे उसके वकील साहब आए। इसमें एक जो है वो बहरहाल वो आए, उसके बाद उन्होंने जो है वो एब्सकॉन्ड हो गए। कोर्ट ने उनको कोई 9-10 पेशियों के बाद एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट एब्सकॉन्डर की कार्रवाई शुरू हो गई। ये उसके बाद कोई 6 महीने के बाद वापस कोर्ट में पेश हुए बज़रिया पुलिस और इन्होंने जो है वो आके आते साथ ही अभी एविडेंस के ऊपर क्रॉस होना था, मतलब हमने एविडेंस कराया था तो क्रॉस होगा तो हमारा एविडेंस कंप्लीट होगा ना, जिसको प्रोसिक्यूशन एविडेंस कहते हैं। तो उन्होंने जो है वो 249 ए की एप्लीकेशन दे दी एक्विटल की कि हमें बरी कर दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनको वो एप्लीकेशन डिनाई की, वो अपील में रिवीजन में चले गए, रिवीजन में उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई, उन्होंने इसमें इंटरफेयर कर दिया और हमारे अगेंस्ट जो है वो हमारा जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसको उन्होंने कहा कि जी ये मेरिट पे बनती नहीं है, तो इसको अब उसको खारिज कर दिया। हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, ये आर्गुमेंट्स के लिए हाई कोर्ट में आ गई। मैंने हाई कोर्ट में पॉइंट क्या रखा जिसके बेस पे हमारी ये वहाँ पे रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट हुई, वो ये था कि जी पहली बात तो ये कि किसी भी किस्म की जो हमारा 2 साल का ये जो मैंने बताया ना आईजी और सारा ऊपर गए, इस पूरे बात में जो वक़ूआ था उससे 1.5 साल का डिले आ गया। वो 1.5 साल का डिले कवर किया, बाद में हम प्राइवेट कंप्लेंट में आए, मैंने हाई कोर्ट में आके पहले तो वो डिले का बताया कि जी एफआईआर में डिले इसलिए हुआ था क्योंकि ये मैं रिपोर्ट साथ लगा रहा हूँ। आईजी साहब ने और एसपी साहब ने रिपोर्ट सारी मुरतब करने में और हमारी ये हायरार्की में जाने में इतना टाइम लग गया, इवन तो इनको 22 से 22 में जाना चाहिए था। मैंने इनको कहा लेकिन वो कहते नहीं जी हमने कहा हुआ है तो हम करवा लेते हैं। फिर अल्टीमेटली यहीं पे आना पड़ा। बहरहाल उसके बाद मैंने इसमें ना आप देखें कि मार्क ए और मार्क बी मैंने लगवा दिया जिसमें आईटी की और एसपी की रिपोर्ट भी है और उसके बाद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि जब ये सारा कट गई तो मैंने जैसा आपको जो पॉइंट मेन रखा जिस पे हमारी एडमिट हुई थी वो ये था कि जी 2019 ये अगर आप देखेंगे
ये भी जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वकील साहिबान जो फौजदारी का काम करते हैं, इसके नोट्स बेशक बना लें। 2019 पीएलजे 761 लाहौर हाई कोर्ट, ये जजमेंट ये कहती है, ये देखें, सीआरसी 761 पीएलजे 2019, ये जजमेंट क्या कहती है? जजमेंट ये कहती है कोर्ट जो रिविजनल कोर्ट है वो कभी भी जो ट्रायल कोर्ट है उसका मिनी ट्रायल नहीं कंडक्ट कर सकता। मतलब हमारे केस में हमारा मौक़िफ़ ये था कि अभी एविडेंस प्रोसिक्यूशन का कंप्लीट ही नहीं हुआ, वहाँ से क्रॉस ही नहीं हुआ और हमने अपना प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश किया, तो हमारी जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो एडमिट हुई और हमारी प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश था, तो हमारे फ़ेवर में इंक्वायरी आई सीनियर अफ़सरान की तरफ से। तो ये 2 चीज़ें होने के बावजूद सुपीरियर कोर्ट ने मतलब जो रिविजनल कोर्ट है उसने मिनी ट्रायल कंडक्ट किया और मिनी ट्रायल में उसने जो है वो नीचे वाले कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। ये नहीं हो सकता। 2019 पीएलजे 761 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इसके ऊपर है। तो उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन का मतलब है कि मटेरियल क्या है हमारे पास? क्या उस पे प्रोबेबिलिटी है कि कन्विक्शन है? अगर कन्विक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो कभी भी रिविजनल कोर्ट इसमें एक्सरसाइज़ नहीं करेगी। वैसे तो आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है किसी भी स्टेज पे वो बंदे को एक्विट कर सकता है। लेकिन 1995 पीसीआरएलजे 1257 ये बात कहती है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन के पास जो अपना केस एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर एविडेंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर उनको अपना केस एस्टेब्लिश करने देना चाहिए और उसके बाद मेरिट पे जो भी डिसाइड हो, वो होना चाहिए। और इसमें मैंने जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि जो एक्यूज़्ड का कंडक्ट होता है, हमेशा कोर्ट्स ने वो भी देखना होता है। मैं जब हाई कोर्ट में पहली पेशी में गया, तो मुझे हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा जी कंडक्ट, मैंने कहा जी ये पहले एब्सकॉन्डर हो गए थे, फिर इन्होंने आके एप्लीकेशन दी और फिर सारा मामला चला। तो उन्होंने कहा चलें इस बात को छोड़ें। मैंने कहा सर एक जजमेंट का सिर्फ़ मैंने एक पैराग्राफ पढ़ना है। फिर मैंने ये जजमेंट पढ़ी थी 2022 पीएलडी 304 सिंध हाई कोर्ट की, अगर आपको नज़र आ रही हो। इसमें ये लिखा हुआ है कि जी जो एक्यूज़्ड है उसका कंडक्ट भी देखना है कोर्ट ने। अगर उसका कंडक्ट ही नहीं अच्छा और मटेरियल एविडेंस भी उसके अगेंस्ट है और नीचे प्राइमा फेसाई केस भी एस्टेब्लिश हुआ है, तो फिर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी रिविजनल कोर्ट। और इस बेस के ऊपर उन्होंने रिविजनल कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड किया था। तो हमारे जो ये आर्गुमेंट्स हम इसी के ऊपर बेस करेंगे। मैं उम्मीद है आप ये तीनों जजमेंट से फ़ायदा उठाएँगे। 2019 पीएलजे 761 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, 1995 पीसीआरएलजे 1257, 2022 पीएलडी 304 सिंध हाई कोर्ट की, सफ़ा नंबर 304 है ये। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं और ये जो अपील है क्रिमिनल की अपील, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैंने सोचा आपसे भी इसमें जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करें। थैंक यू।